अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उसकी कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 18% तक नुकसान हो सकता है। किस कानून के मुताबिक ये नुकसान होगा, एफबीआर को किस तरीके से पता चलेगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में हूं फहीम महबूब। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि ये जो वीडियो है स्पेशली बिजनेसमैन के लिए है, या जो जॉब कर रहे हैं या टैक्स का जो काम कर रहे हैं उनके लिए है। ये जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं या इसके अलावा रेंटल या जो टैक्स से रिलेटेड फील्ड वाले नहीं हैं उनके लिए सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। तो इस वजह से आप पहले ही देख लें ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे जो सेक्शन 73 है सेल टैक्स का, वो ये कहता है कि जब आपने पेमेंट करनी है कोई भी चीज़ अगर आप परचेज कर रहे हैं, जो वो चीज़ जो आप मटेरियल एज ए मटेरियल परचेज कर रहे हैं या उसको बाद में आपने वर्क इन प्रोसेस में प्रोडक्शन में यूज़ करना है। मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन भी करता हूँ और अभी हम सिर्फ एक रीकैप ले रहे हैं। या आप उसको बाद में फुली चीज़ परचेज करते हैं और इसी तरीके से बाद में सेल करते हैं, तो आपने जो पेमेंट करनी है किस लेवल तक आप कैश की पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कानून ये कहता है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो सेक्शन 73 के मुताबिक एक सिंगल वेंडर को एक साल में आप 50,000 तक की जो कैश की पेमेंट है ना वो कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर आप करेंगे तो आपका जो 18% इनपुट टैक्स होता है परचेज पे उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। कि फॉर एग्जांपल आपने लेट से आप नवंबर में है, नवंबर 2024 की बात करते हैं। नवंबर 2024 में आपने कोई एक प्रोडक्ट परचेज की। आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं। आपने एक प्रोडक्ट परचेज की जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपया और उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी पे किया और ये टोटल अमाउंट बन गई 1,18,000 रुपया। अब ये जो 1 लाख है बेसिकली 18,000 रुपये है, ये आपके लिए क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है जो बाद में आप एडजस्ट करते हैं सप्लाई के अगेंस्ट। अब क्या हुआ कि आपने नवंबर के महीने में ही सेल कर दी कोई चीज़, आपने ये चीज़ 1 लाख की परचेज की और इसको आपने सेल कर दिया फॉर एग्जांपल 1,50,000 का, और इस पे फिर आपने 18% टैक्स चार्ज कर दिया। अब ये जो टैक्स बनता है इसके ऊपर जो 18% बनता है वो बनता है 27,000। तो टोटल आपने उनको जो विद टैक्स जो टोटल अमाउंट थी वो 1,77,000 रुपये की आपने जनाब उसको सेल कर दी, आपने जनाब उनको सेल कर दिया। अब क्या होता है कि मंथ एंड पे जाके आप सेल टैक्स की पेमेंट भी करते हैं। तो सेल टैक्स के लिए क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। ये आपने फार्मूला आप सबको पता है, हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो 27,000 रुपया क्या है आपका आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स किस पे चार्ज होता है, जो आप सेल कर रहे हैं। इनपुट टैक्स कहां पे आता है, जो आप परचेज कर रहे हैं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 18,000 रुपये को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो अमाउंट होती है 9,000 रुपया वो आप गवर्नमेंट को एफबीआर को पे कर देंगे। और पे करने के बाद जो नवंबर की सेल टैक्स रिटर्न है वो आप फाइल कर देंगे, जिसकी 18 तारीख ड्यू डेट होती है। 18 से पहले पहले हमने फाइल करना है, मतलब नवंबर की रिटर्न दिसंबर की 18 तारीख से पहले पहले हमने फाइल करना है। अब ये तो था एक छोटा सा प्रोसेस। अब नुकसान कैसे होगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आप सबको पता होगा, सिर्फ हम इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। नुकसान इस तरीके से होगा कि आपने ये जो 1,18,000 रुपया पे करना था, आपने किसी भी वजह से ये कैश की पेमेंट कर दी, आपने खुद पेमेंट नहीं की, आपने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने चेक के थ्रू पेमेंट तो करनी है, मतलब बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट पे ऑर्डर हो सकता है, चेक हो सकता है, उसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कैश के अलावा कोई भी बैंकिंग चैनल के थ्रू आप पे कर सकते हैं। नंबर 1 तो कंडीशन ये है। नंबर 2 कंडीशन ये है कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो आपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पे करना है, यानी कि जो आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है, ये जो अकाउंट जहां पे आप सेल कर रहे हैं जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, जिस नाम से आपको इनवाइस आ रही है। जब हमें कोई इनवाइस रिसीव होती है तो वहां पे लिखा होता है एबीसी बिजनेस है, उसी एबीसी बिजनेस के बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करनी है। अब जब आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो हम इस चीज को कंसीडर नहीं करते। किसी भी वजह से अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट लेट हो रही है, चेक क्लियरिंग में जा रहा है, पार्टी आपको पुश कर रही है कि जी हमें आप अभी पेमेंट दे दें, तो हम क्या करते हैं, कैश में पेमेंट कर देते हैं। अगर तो आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, टैक्स का काम कर रहे हैं, या आप इस तरह की किसी भी सिनेरियो में इन्वॉल्व हैं, तो आज के बाद आपने कैश की पेमेंट नहीं करनी। ये लॉस कैसे होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब नवंबर 23-24 आपने याद रखना है कि नवंबर 24 को आपने टैक्स रिटर्न फाइल की और आपने जो परचेज की पेमेंट थी ना वो कैश में कर दी, और उसका जो 18,000 रुपया इनपुट टैक्स है ना वो आपने क्लेम कर लिया। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद
या 1.5 ईयर के बाद या 2 साल के बाद। अब जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है उन सबको पता है कि कहीं ना कहीं उनको एफबीआर की तरफ से नोटिस आ ही जाता है कि आप जनाब सेल टैक्स की रिकैंसिलेशन दें, किसी भी सेक्शन का नोटिस आ जाता है। अभी हम सेक्शन पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये ज्यूम कर रहे हैं कि आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस आ गया। फॉर एग्जांपल आपको नोटिस आता है टैक्स ईयर 2025 का, जो कि स्टार्ट होता है जुलाई 2024 से जून 2025 तक आपको नोटिस आ जाता है। नोटिस में कहा जाता है कि जी जो आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया है और जो इससे रेलिवेंट पेमेंट आपने की है ना, उन सब की डिटेल आप दे दें। वो क्यों चेक कर रहे हैं, मैं फिर दोबारा यहाँ पे वही फार्मूला लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। देखें फार्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। अब ये जो पेएबल है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट की एफबीआर की नजर है। यहाँ पे एफबीआर ये कहता है कि मेरे पैसे ज्यादा बनते हैं, मुझे ये पैसे कम दे रहे हैं, मुझे चूना लगा रहे हैं। यहाँ पे आके वो क्या करता है जनाब, यहाँ पे आके आपको नोटिस इशू करता है और उसकी रिकंसिलेशन मांगता है। अब यहाँ पे उसको लॉस कैसे हो रहा है, वो ये कहता है कि जी ये अमाउंट तो आपकी ओके है, मैं समझ सकता हूँ कि आपने सेल के ऊपर पे करना है, लेकिन इस अमाउंट पे मुझे डाउट है। हो सकता है आपने ये इनपुट सही ना लिया हो, ये भी हो सकता है कि आपने इनपुट ले लिया हो, जो इसकी पेमेंट है मैंने आपको कहा है कि आपने चेक के थ्रू पे करना है, आपने कैश में कर दिया। तो जब आप ऑडिट करवा रहे होंगे तो नवंबर 2023 में जाके 24 में जाके जब आप 1,18,000 रुपए की इनवाइस दिखाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि भाई इसकी बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट जो ही है वो दिखा दें, चेक की कॉपी दिखा दें या स्टेटमेंट से दिखा दें। तो वहां पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा और आपने चूंकि कैश में पेमेंट की होगी तो सारे का सारा जो इनपुट टैक्स है इसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, मतलब आपको नहीं मिलेगा। तो वो दोबारा रिकैलकुलेट करेगा। आपने तो उस महीने में यहाँ पे 9,000 रुपया पे करके खत्म कर दिया कि बस ये रिटर्न सबमिट होगी। अब वो क्या करेगा, इसको दोबारा कैलकुलेट करेगा, वही फार्मूला यूज करेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। लेकिन अब की बार क्या होगा कि 27,000 रुपया तो आपका आउटपुट टैक्स होगा, यहाँ पे निल होगा, कोई आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और सारे का सारा 27,000 रुपया आपको कह दिया जाएगा कि आप पे करें। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम बिजनेस जब कर रहे होते हैं, पेमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम ये चीजें नहीं देखते कि लिमिट क्या है। देखिए 50,000 से नीचे नीचे की पेमेंट है ना वो आप कर सकते हैं। ये भी कंबाइन अमाउंट है, एग्रीगेटिव अमाउंट है, एक्यूमुलेटिव अमाउंट है। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं कि एक आपने सप्लायर है उससे 20,000 की चीज परचेज की, ठीक है आप कैश में पेमेंट कर दें। उसके बाद दोबारा आपने उससे इनवाइस ली, वो फिर 20,000 रुपए की है, ठीक है आप उसको कैश में पेमेंट कर दें क्योंकि 50,000 से कम है। तीसरी बार फिर आपने इनवाइस ली फिर 20,000 की। अब कानून ये कहता है कि नहीं जी मैं अब आपको अलाउ नहीं करूंगा। ये चूंकि सप्लायर एक ही है, मिस्टर ए है, उसी से आप चीजें परचेज कर रहे हैं, तो एक ही टैक्स ईयर में एक ही साल में 20,000 जमा 20,000 जमा 20,000 अगर आप करते हैं तो ये अमाउंट बन जाती है 60,000 और 60,000 का मतलब यह है कि ये 50,000 से ज्यादा है। लिहाजा आपने इसको जो पेमेंट करनी है अब कैश के थ्रू नहीं करनी है, आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर इनवाइस है, उसने सिंगल वेंडर की बात की, सिंगल पार्टी की बात की और सारी अमाउंट को जमा कर लिया। यानी कि आप अगर टोटो में कोई चीज परचेज कर रहे हैं, इनवाइस कर रहे हैं तो सबको जमा करेगा एक पार्टी का। टोटल अमाउंट अगर 50 से ज्यादा हो जाएगा तो आपने कैश में पेमेंट नहीं करनी। अब क्या होगा जी, सिनेरियो में आपको 27,000 रुपया वो चार्ज कर देगा, लाइबिलिटी आपकी स्टैंड करवा देगा, 18,000 रुपया आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब हुआ क्या, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने प्रॉपर चीजें जो थी, प्रोडक्ट जो थी वो 1 लाख रुपए की परचेज की, आपको इनवाइस की गई, आपने उसकी पेमेंट भी की और उस टाइम पे उसका इनपुट टैक्स क्लेम करके एंजॉय भी किया, प्रॉपर उसकी पेमेंट भी कर दी, रिटर्न भी सबमिट कर दी। और उसके बाद हुआ क्या कि आपको दोबारा पेनल्टी चार्ज होगी। सिंपल एक रूल आपको नहीं पता था या आपने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया और कैश में पेमेंट कर दी या अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं की तो बाद में आपसे रिकवरी की जाती है। और याद रखें ये रिकवरीज होती हैं, ये लाजमी होती हैं। अब तकरीबन ऑर्डर निकल रहे हैं क्योंकि आपको पता है उनके पास कुछ है नहीं है टैक्स कलेक्शन को, तो हर किसी के ऊपर वो नजर रखे हुए हैं कि अगर ये बंदा 100 रुपए दे रहा है तो नहीं इसकी कैपेसिटी 120 की है, इसको थोड़ा पुश करें मजीद पैसे आएंगे। तो इस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं। तो आपने बिजनेस करते हुए अगर आप जॉब कर रहे हैं, टैक्स का काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आज जो मैं काम कर रहा हूं इसका 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या साल के बाद क्या इफेक्ट होगा। नॉर्मली ये होता है कि जब हम टैक्स का काम कर रहे होते हैं तो हमारी डायरेक्शन ठीक होती है, हम समझ रहे होते हैं कि सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब हमें नोटिस आता है तो पता चलता है कि कानून तो ये कहता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, मेरी ये रिकमेंडेशन होती है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें, अगर आपने आज कर ली है ओके,
दूसरी बार कर ली है तो थोड़ा सा मजीद सोचें, क्या ये मेरा पहले वाला ओके ठीक था। तीसरी बार की है तो फिर दोबारा सोचें कि क्या मैंने पहले काम ठीक किया था। मतलब अपने काम को बार बार रिव्यू करें। जो चीज आपने यहाँ पे सीखी है, यहाँ पे आपका नॉलेज ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे उससे ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे उससे ज्यादा हो चुका है, तो अगर आप सीखेंगे ही नहीं, अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, अपने काम को रिव्यू नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे होते हुए भी यही गलती कर रहे होंगे और इस सारे पीरियड में आपकी गलती कैरी होती जाएगी। जब तक कि आपको नोटिस आएगा, पता चलेगा तो ये सारी चीजें रिवर्स हो चुकी हैं, उस टाइम सिवाय पेनल्टी के कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो मैं हमेशा ये सजेशन देता हूं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, जॉब कर रहे हैं, टैक्स का काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजों का पता होना चाहिए कि जो बिजनेस परफॉर्म करते हुए, जॉब परफॉर्म करते हुए आप जब कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको पता हो कि मेरी उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कानून क्या कहता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको सारा कानून आना चाहिए, वो तो मुझे भी नहीं आता, किसी को नहीं आता, क्योंकि कानून है ही ऐसा है, जितना मर्जी आप याद कर लें कोई ना कोई नई चीज आ जाती है। बस आप जब अपना काम करें, अपने रिसोर्सेज में, अपने जो भी आपके सर्कल में लोग हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उनसे पूछ लें। किसी ना किसी तरीके से अब मतलब मीडिया इतना स्ट्रांग है, व्हाट्सएप ग्रुप है और भी काफी चीजें हैं, चैनल्स आ चुके हैं, वीडियोस आ चुकी हैं, तो वहां से देख के आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पर्पस था। इसमें काफी क्वेश्चंस आते थे कि कितनी पेमेंट कैश में हो सकती है। इससे पहले हमने देखा था कि प्रॉपर्टी की पेमेंट आप 5 मिलियन से ज्यादा कैश में नहीं कर सकते। कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो 5 मिलियन से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। वो हमने इनकम टैक्स सेक्शन देखा था 75A, उसका लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए। ये तकरीबन दोनों लेक्चर सिमिलर हैं, वो इनकम टैक्स के ऊपर था, ये सेल टैक्स के ऊपर था। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इस ग्रुप पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।